अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट पार्ट है ब्लड फिजियोलॉजी मार्किंग का। पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं फिजियोलॉजी गाइडलाइंस में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो इम्यूनिटी एंड एलर्जी। इसमें से आपको मैं बताऊँगी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनके आपने क्या क्या SCQ और MCQ के लिए याद रखना है। तो इम्यूनिटी आ जाता है। इम्यूनिटी में आपने इसकी पहले डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, रेजिस्टेंस टू इन्वेडिंग बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स। ठीक है, या पास पेपर से भी कर सकते हैं एंड देन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है। क्लासिफिकेशन इसकी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी, इन दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए। ठीक है, और ये यहाँ से आप कर सकते हैं, आपको फिर गाइडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंटीजन। एंटीजन जो है इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद हेपेटिन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, ये इंपॉर्टेंट है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट में डिफरेंस पूछा जाता है। और ये टेबल जो है टाइप्स जो है इसका टेबल मैं आपको जो है वो अपलोड कर दूँगी फेसबुक पेज पे भी। ठीक है, और वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो अवेलेबल है, फेसबुक का भी, इंस्टा का भी, और आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई टेलीग्राम पे करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद थैमोपोइटिन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेसिफाइड बाय एंटीबॉडीज सेंसिटाइज टी सेल्स। ठीक है, तो ये आपने करना है। एंड देन क्लोन ऑफ द लिम्फोसाइट, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट में डिफरेंस, एंटीजन की डेफिनेशन, एंड देन एक्वायर्ड एंड इनेट इम्यूनिटी में डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्टिवेशन बाय बीटा बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, एंड बाय मैक्रोफेजेस। ठीक है, ये आपने करनी है। एक्टिवेशन किस तरह से होती है, ये वाली एक्टिवेशन भी आपने करनी है। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, बी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल्स आपको बताना चाहिए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स का आपको बताना चाहिए। एंड नेचर ऑफ द एंटीबॉडीज कंपोजिशन वेरिएबल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेचर ऑफ एंटीबॉडीज यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्लासेज ऑफ द एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडी की क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ द एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए आप लोग ये यहाँ से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको बायोकेमिस्ट्री में भी जो एंटीजन वाला चैप्टर है, अमीनोग्लोबिन वाला, प्रोटीन्स में, वो आपका कवर हो जाता है। ठीक है, आपने वहाँ से किया है, वहाँ से भी हो जाता है, यहाँ से किया यहाँ से भी हो जाता है। ठीक है, तो और ये एंटीबॉडीज़ वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से MCQ ज़रूर आता है, कभी कभी SCQ भी आ जाता है, चाहे बायोकेमिस्ट्री में आए चाहे फिजियो में आए, आता ज़रूर है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपने यहाँ से ही बेशक अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, लेकिन इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़, ये आपने याद कर लेना है। डायरेक्ट एक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना है, शुरू वाले आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कम्प्लीमेंट सिस्टम। कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लासिकल पाथवे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसमें अपने इसकी जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद अल्टरनेटिव पाथवे, इसको रीड कर लेना है। दैन फॉर्मेशन ऑफ सेंसिटाइज्ड टी सेल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ी लाइन्स लिखी हैं, यहाँ से आपने कर लेनी है। उसके बाद अगर जो मैं आपको पेजेस में आपको कहती कि समरी लिखी हुई है और टेबल्स लिखे हुए हैं, इनके फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं, अगर इनमें हुई तो मैं वो भी अपलोड, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी वो मैं अपलोड कर दूँगी, वो आपने ज़रूर देखनी है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं। एंड देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, मेमोरी सेल्स एंड एंटीजन रिसेप्टर्स और सेंसिटाइज्ड टी सेल्स, एंटीजन रेजिस्टिंग सेल्स आर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, SCQ है, ये आपको आना चाहिए। टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ द टी सेल्स। ठीक है, हेल्पर टी सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पास्ट पेपर में भी आया हुआ है, सारे टी सेल्स के फंक्शंस। ठीक है, डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, अलग-अलग भी पूछे जा सकते हैं, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। टी सेल्स और जो हमारे पास टी सेल्स हेल्पर टी सेल्स हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, उनमें डिफरेंस क्या है ये भी आ सकता है। तो ये आपने अच्छे तरीके से टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ द टी सेल्स, डिफरेंस बिटवीन बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट एंड फंक्शंस ऑफ द एंटीबॉडीज़, ये 3-4 जो टॉपिक्स हैं इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सप्रेसर टी सेल्स, ये भी वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड देन इंटरफेरेंस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सिंड्रोम आपने बस पढ़ लेना एक दफ़ा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑटो इम्यूनिटी, इसको पढ़ लेना है, इसकी डिजीज़ का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, MCQ में पूछी जा सकती है। वैक्सीनेशन भी जो है इसकी डेफिनेशन ये आपने एक दफ़ा देख लेनी है। देन एलर्जी, एलर्जी एंड टाइप्स ऑफ द एलर्जी। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है, वैसे अभी तक पेपर में कभी आया नहीं है इतना खास। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ द टॉपिक एलर्जी, ये भी बस एक रीड दे लेनी है। इसमें हाई फीवर जो है इसके बारे में पूछा जा सकता है और एनाफिलैक्सिस के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, एनाफिलैक्सिस इंपॉर्टेंट है एंड हाई फीवर, इन दोनों में आपको पता होना चाहिए क्या क्या लिखा हुआ है। प्रोफाइलैक्सिस पढ़ लेना है। देन ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें से एक SCQ आता है, जैसे कि आपको पता है कि ब्लड जो है उसमें से 2 SCQs आते हैं। ठीक है, तो एक जो है ब्लड ग्रुप के आगे जो टॉपिक्स हैं
ये वाले इनमें से एक SCQ आ जाता है, और जो आपको ब्लड ग्रुप से पहले बताए हैं उनमें से एक SCQ आ जाता है, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। तो ब्लड ग्रुप आ जाता है, ब्लड ग्रुप में इसकी डेफिनेशन, इसकी इंपॉर्टेंस, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से हैं, दैन एंटीजन एंटीबॉडी में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एग्लूटिनेशन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड देन इसका जो टेबल बना हुआ है गाइडलाइन के ऊपर, ठीक है, वो वाला टेबल आपने याद कर लेना चाहिए। उसको यहाँ पे आप स्टिकी नोट्स लगा के अटैच कर सकते हैं। उसके बाद दैन जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ एग्लूटिनेशन, ये आपको बताना चाहिए। एग्लूटिनिन इसका आपको बताना चाहिए। जैसे आपको पता है कि ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक SCQ ज़रूर आता है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से करना है, एंड देन आपने उसकी जो मैंने आपको टेबल बताया है वहाँ से आपने कर लेना है गाइडेंस से। और बाकी भी जो मतलब इंपॉर्टेंट टेबल्स और फ्लो चार्ट्स होंगे वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी FB पेज पे, ठीक है। आप वहाँ पे देख सकते हैं, और अगर हुआ तो मैं आपको YouTube पे ही अपलोड कर दूँगी, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आप मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। और वैसे भी मैं फेसबुक पेज पे ज़रूर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाए ओरिजिन ऑफ द एग्लूटिनेशन इन प्लाज्मा, एंड ये लाभ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये और ये टेबल, ये वही टेबल बना हुआ है, ये आपने टेबल याद करना है, एंड देन ये आपने सारा जो है वो याद करना है। इसमें MCQ SCQ जो है उसके बारे में पूछा जाता है, और ये यूनिवर्सल डोनर, ये MCQ पूछा जाता है, ये आपको आना चाहिए। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा है, ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन आनी चाहिए, एंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो रिएक्शंस लिखे हुए हैं ये आपको पता होने चाहिए। एंड देन आगे आ जाता है RH फैक्टर इंपॉर्टेंट है। RH ब्लड टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है, ठीक है। MBBS BDS हर जो डिपार्टमेंट है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आस आपने करना है। उसकी क्लिनिकल पिक्चर भी के 3 पॉइंट आपने याद कर लेना है, जैसे कि एनीमिया, जॉन्डिस, लीवर, स्प्लीन, एनलार्जमेंट, ठीक है। देन हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाती है, ट्रीटमेंट आपने देख लेनी है। एंड देन प्रिवेंशन ऑफ द फर्टिलिस, ठीक है। इसको आपको पता होना चाहिए कि प्रिवेंट होते हैं बाय ट्रीटिंग द RH मदर विद RHOGAM, प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमन एंटी RHD-IgG एंटीबॉडी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द टिश्यूज़ एंड ऑर्गन, इसमें से एक MCQ आता है आपको, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, इसमें से ज़रूर एक MCQ आता है, ठीक है। इसको आपने ऐसे ही देख लेना है, और अगर हुआ तो इसको आप एक दफ़ा गाइडेंस से भी पढ़ लेना। उसके बाद हमारे पास रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन हमारे पास आ जाता है हीमोस्टेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्लॉटिक फैक्टर्स हैं ये आपको इसी तरह से इनके नाम आने चाहिए, ठीक है। और ये MCQs के लिए आपने टेबल जो है ये बस अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसमें से आपके MCQ और MCQ जो मोस्टली वो हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देन हीमोस्टेसिस आ जाता है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, ठीक है। इसको हम लोग हीमोस्टेसिस कहते हैं। स्टेजेस ऑफ द हीमोस्टेसिस पूछी जाती हैं, एंड देन प्लेटलेट्स के फंक्शन पूछे जाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ये बात की बात जो है वो अपनी एक रीड दे लेनी है कि अगर आज तो आप कर सकें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेगुलेशन ऑफ क्लॉटिंग, कोगुलेट, इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। जो एंटीकोगुलेंट्स हैं इनका आपको पता होना चाहिए। वाई ब्लड डज नॉट कोगुलेट इन द बॉडी, इसको वैसे 3 पॉइंट्स एक दफ़ा देख लेने हैं। एंड क्लिनिकल एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है। वारफेरिन एंड हेपेरिन, वारफेरिन और हेपेरिन के दरमियान आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंस आपको आना चाहिए, वैसे इतना पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी आपने कर लेना है वाइवा के लिए, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ ब्लड कोएगुलेशन आउटसाइड द बॉडी, डिमिनेशन, ये सारा करने की जरूरत नहीं है। ये जो 2 पाथवे हैं ये आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे, इनमें से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपका फिंगर टिप पे होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ, इसमें से चाहे MCQ है SCQ है, लेकिन इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। और ये दोनों आपको जो पाथवे बने हुए हैं ये आने चाहिए। एंड देन यही सारी चीज़ें इधर लिखी हैं, यहाँ से याद कर लेनी है, ठीक है। छोटे से हैं लेकिन यहाँ से SCQ और MCQ ज़रूर आता है, ठीक है। MBBS BDS फार्मेसी हर डिपार्टमेंट में, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है कन्वेयन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, इसका भी आपने फ्लो चार्ट याद रखना है। कन्वेयन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फिब्रिन, ये भी इसका फ्लो चार्ट आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, इसकी डेफिनेशन, इसमें से पूछा जाता है विटामिन K की डेफिशिएंसी के रिलेटेड, ठीक है, पूछा जाता है इनके विटामिन K की जो डेफिशिएंसी, इनके स्टडी पे सबको क्वेश्चन आता है। और उसमें पूछा जाता है कि पुअर फैट एब्जॉर्प्शन है और फेलियर ऑफ द लिवर टू सेक्रीट द पाइल साल्ट्स, ठीक है। तो कौन सी जो है डिजीज़ होगी, तो आपको बताना चाहिए विटामिन K की कंडीशन है ये, ठीक है। और यहाँ पर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया फ्लोरा इन द गट, लेकिन विटामिन K की डेफिशिएंसी के रिलेटेड वो पुअर फैट एब्जॉर्प्शन के रिलेटेड ज़्यादा जो है वो पूछते हैं, या फिर इसका फंक्शन पूछा जाता है कि नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। फैक्टर 7, 9 एंड 10 के इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये MCQ में पूछा जाता है कि विटामिन K के लिए कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमारे पास 7, 9 एंड 10 आ जाता है, ठीक है। देन हीमोफीलिया के रिलेटेड भी
इसी तरह से वो पूछते हैं कि इसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो आपको बताना चाहिए 9, 5 एंड 15 जो है 11 जो है वो प्रेजेंट होता है। और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इनकी टाइप्स के रिलेटेड एक MCQ या SCQ पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी कि हीमोफीलिया ए जो है डेफिशिएंसी होती है ऑफ फैक्टर बी के फैक्टर 8 की, ठीक है। एंड देन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद वोन फाइब्रेंस डिजीज़ एंड देन ये वाला जो सिंड्रोम है ना हीमोफीलिया क्रिसमस डिजीज़, ठीक है। हीमोफीलिया बी या फिर क्रिसमस डिजीज़ जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि विटामिन 9 जो है उसकी विटामिन 9 के फैक्टर 9 जो है उसकी अगर डेफिशिएंसी हुई है तो कौन सी डिजीज़ होगी, कौन सा जो है वो डायग्नोज या हीमोफीलिया डायरेक्ट पूछ रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए क्रिसमस डिजीज़ या फिर हमें उसे हीमोफीलिया बी कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा हीमोफीलिया वाला, इसको आपने क्या करना है गाइडेंस से भी एक दफ़ा देख लेना, क्योंकि इसमें से MCQ और SCQ पूछे जाते हैं विटामिन के एंड विटामिन हीमोफीलिया, ठीक है। देन उसके बाद आगे जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि जब प्लेटलेट्स नंबर डिक्रीज होंगे तब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स इसके जो हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि ब्लीड फ्रॉम द स्मॉल कैपिलरीज, या फिर हम कह सकते हैं कि हेमरेज इन द टिश्यू पंक्चुएट, ठीक है, पंक्चुएट एंड देन शो स्किन शो स्मॉल पर्पलिश, ठीक है। एंड देन डायग्नोज इसके जो है वो आ जाता है क्लॉट इज़ नॉट रिट्रैक्ट, इनकी कंट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो ये आपको चीज़ बतानी चाहिए। एडियापैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये इतना नहीं पूछा जाता। एंड देन पर्प्यूरा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना चाहिए। स्पॉन्टेनियस ह्यूमरेज होता है बीनीथ द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, और इंटरनल ऑर्गन्स में। देन टाइप्स की जाती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्प्यूरा एंड नॉन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पैनिक पर्प्यूरा, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए। डिक्रीज प्लेटलेट काउंट एंड प्लेटलेट काउंट इज नॉर्मल बट इट में भी ड्यू टू इन्फेक्शन या विटामिन के सी की डेफिशिएंसी वगैरह की वजह से हो जाता है। देन हमारे पास आ जाता है थ्रोम्बो एम्बोलिक कंडीशन, थ्रोम्बोस, ठीक है, एम्बोलस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इतना वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन आपको पता होना चाहिए। देन ब्लीडिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन जो आपकी MCQ SCQ के लिए, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एंड देन आपको जो है इसका पता होना चाहिए कि क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्लेटलेट्स जो है उनकी लैक की वजह से ये होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लॉटिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आपने वैल्यू डेफिनेशन थ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, याद रखना ज़्यादातर। क्लॉटिंग टाइम एंड ब्लीडिंग टाइम जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद है ना आपके पास आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर है पल्मनरी वेंटिलेशन, ठीक है। ये जो हाँ, या जैसे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है रेस्पिरेशन का। तो आपका जो ये है ब्लड वो यहाँ पे ख़त्म होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम तक, मतलब कि यहाँ पे फिरदौस में इतना लिखा है, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा गाइडेंस से जो ये वाला चैप्टर है लास्ट वाला जिसमें ये ब्लीडिंग टाइम वगैरह लिखा हुआ है, इसको एक दफ़ा आपने क्या करना है गाइडेंस के जो लास्ट पे ये वाला चैप्टर है वहाँ पर भी आपने एक दफ़ा देख लेना, क्योंकि एक्स्ट्रा डेफिनेशन वगैरह हो तो वो आपने कर लेनी है, वैसे ये भी इनफ है, ठीक है। लेकिन अगर आपने वैसे पढ़ा हुआ है फिजियो गाइडेंस है तो आप वहाँ से ज़रूर एक दफ़ा इसको जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये जो डेफिनेशन है ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है और इनको जो है गाइडेंस की डेफिनेशन से एक दफ़ा रिसेंबल कर लेना है कि वहाँ पे और यहाँ पे सेम लिखी है या नहीं लिखी, ठीक है। क्योंकि प्रॉफ में MCQ के लिए या जो SCQ के लिए आपने लिखनी होती हैं वो ऑलमोस्ट अपने जो गाइडेंस के ऊपर डेफिनेशन लिखी हैं वो लिखनी होती है।